नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम मेरे प्यारे लिसनर्स को रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। लॉकडाउन है दोस्तों, घर पर ही बैठे हैं ना आप, क्योंकि हमने वादा किया है आपको घर पे बैठे एंटरटेन करने का। रेडियो उड़ान रोज नए शोज लेकर आता है आपके लिए, ताकि आपने जो हमसे और खुद से वादा किया है घर पे रहने का, उसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें और निभा सकें। कोरोना वायरस बहुत ही डेंजरस वायरस है। इससे बचने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करें घर पे रह के। दोस्तों, रेडियो उड़ान की ये मुहिम कि आप लोगों को घर पे बैठ के एंटरटेन किया जाए, आपको बोर ना होने दिया जाए, उसी मुहिम में मेरा कदम फिल्मी दुनिया शो, जो सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अब आज की मेरी फिल्म है, मैं सोच रही हूँ दोस्तों कि आपको मैं थोड़ा सा फॉरेन लोकेशन घुमा लाऊं, बाहर ले जाकर नहीं, फिल्म दिखाकर। तो आज की जो मेरी फिल्म है वो है टोक्यो की, यानी लव इन टोक्यो, रोमांटिक फिल्म, जिसको डायरेक्ट किया था प्रमोद चक्रवर्ती ने, प्रोड्यूस भी किया था प्रमोद चक्रवर्ती ने, और इसकी कहानी लिखी थी सचिन भौमिक ने। दोस्तों, इसका म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन और लिरिक्स थे हसरत जयपुरी के। इसका रिलीजिंग डे ईयर की बात करूं तो 1966 में रिलीज हुई थी। और अब बारी आती है इसके स्टार कास्ट की। जॉय मुखर्जी और आशा पारेख हैं मेन लीड में, और महमूद और प्राण साइड रोल्स में। तो चलिए इस फिल्म की धमाकेदार मोहब्बत भरी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस पिक्चर की शुरुआत होती है जॉय मुखर्जी, जो कि बड़े मनचले हैं, यहाँ पर एक पार्टी में आते हैं, यानी कि उनकी मंगेतर जो कि जबरदस्ती की बनाई गई है, उसकी बर्थडे पार्टी में आते हैं। और वहाँ से महमूद, उनका जो यार है, उनको वहाँ से लेकर बहाने से भाग निकलता है। आखिरी दर्द कर रहे हैं, तुझे जो हॉस्पिटल चलो जल्दी चलो। पोची खान मेरी जान, बेचारा पोची खान। डैडी, आज अशोक हमें फिर बना गया। किसी की जान जा रही है और आप बताएं दिखा रही है। खैर, मैं अभी अस्पताल में फोन करके पता लगाता हूँ। क्या हुआ? अब मेरे पास टाइम नहीं है, अलार्म बज गया। ये क्या अदाएं दिखा रहा? अरे अदाएं दिखाता हुआ तो शीला का बाप चला आया जापान से। अच्छा, हाँ। तो फिर मोहब्बत खतरे में? नेवर। तो तू मिलता क्यों करे? है यार की साड़ी का सहारा लेकर यार के बाम पर जाता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अशोक, इस हरकत का माताजी को पता न चले, नहीं तो वो काबुल से पठान। जॉय मुखर्जी की माताश्री हैं ललिता पवार, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है। दो वकील उनके पास आते हैं। दोस्तों, एक्चुअल पिक्चर की कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्ते, तशरीफ रखिए, फरमाइए। गायत्री देवी, जापान में आपके बड़े लड़के की मौत की इत्तला तो अरसा हुआ आपको दी जा चुकी। मेरे लिए तो वो उसी दिन मर चुका था जिस दिन उसकी शादी मैंने यहाँ ठहराई, और उसने मेरी मर्जी के खिलाफ वहाँ एक जापानी लड़की से शादी की। इस शादी से उनके यहाँ एक बच्चा भी पैदा हुआ। शादी होगी तो बच्चे भी हो। अगर आप उस औरत या बच्चे के बारे में कुछ कहने आए हैं तो आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब खत आया है कि बच्चे की माँ भी गुजर गई। मुझे अफसोस है। मरते समय बच्चे की माँ ने खत आपके नाम लिखा। मेरे नाम? इजाजत हो तो खत का तर्जुमा आपको पढ़कर सुनाऊं। सुनाइए। मेरे पति कहा करते थे कि बच्चा भगवान का रूप होता है। वो ये भी कहा करते थे कि जिस दिन माँ इस छोटे से भगवान को देखेगी उसका गुस्सा उतर जाएगा, हमको जरूर माफ कर देगी। वो तो ये हसरत लिए इस दुनिया से चले गए। हो सकता है कि जो खुशियां आपको अपने बेटे से न मिल सकी, वो खुशी
खुशियां आपको आपका पोता दे सके। आपको भगवान ने सभी कुछ दिया है, इसलिए इस बच्चे को अपना न सही किसी गरीब माँ का बच्चा समझकर, किसी नौकरानी का बच्चा समझकर अगर साथ रख लीजिएगा और यतीम खाने जाने से बचा लीजिएगा तो भगवान आपको और ज्यादा खुशियां देंगे। बहू तो कैसे लिखूं, एक बेसहारा बच्चे की मां न्योशी। हमारे लिए क्या हुक्म है? आप मेरे छोटे बेटे अशोक का जापान जाने का इंतजाम कीजिए। वो बच्चे को वहां से लेकर आएगा। तो माँ का हृदय पिघल गया और अब अपने छोटे बेटे जॉय को वो भेजती हैं टोक्यो, ताकि वो अपने बड़े बेटे को यहाँ लेकर आ सके। और अब टोक्यो में वो मिलने जाता है चिकू से। हेलो चिकू। जुडो एक्सपर्ट। चिकू, अच्छे बच्चे बुजुर्गों का अदब क्या करते हैं? ये तो मैंने नमूना दिखाया है अंकल। तुम मुझे इंडिया ले जाना चाहते हो, मगर मैं नहीं जाऊंगा। नहीं चिकू, मैं तुमसे जापान मिलने आया हूँ। अपना टोक्यो नहीं दिखाओगे मुझे? चलो फिर, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तुमको घुमाने के लिए। अरे चिकू, तुम्हारे अंकल के पास बहुत पैसे हैं। चलो। घूमने तो जाते हैं चाचा भतीजा, लेकिन भतीजे की एक ही बात की रट है कि वो इंडिया वापस नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा चिकू कोको कोला पिएगा? फिर कहोगे कि इंडिया जाएगा। ना मैं कोको कोला पीऊंगा, ना मैं इंडिया जाऊंगा। अच्छा चिकू, कोको कोला पी ले, मैं तुझे हिंदुस्तान नहीं ले जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हिंदुस्तानी जबान के पक्के होते हैं। और जापानी भी जबान के पक्के होते हैं। तुम जितना भी कोको कोला दोगे मैं पी लूंगा, मगर मैं इंडिया नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा, मत जाना। अब एंट्री होती है हमारी हीरोइन की। दोनों चाचा भतीजा टीवी पे सीरियल देख रहे हैं और सीरियल देखते देखते एक प्रोग्राम चालू हो जाता है जिसमें आशा पारिक जी डांस कर रही हैं। इस प्रोग्राम के जस्ट बाद आशा पारिक के अंकल उनका रिश्ता प्राण के साथ, जो कि एक्चुअल में प्राण है, उनके साथ तय करते हैं, क्योंकि आशा पारिक के पिता की कुछ वसीयत है, जिसकी वजह से आशा पारिक बहुत ज्यादा परेशान है। पिताजी, मैंने जिंदगी भर आपका कहना माना है, मगर आपकी यह वसीयत न मानने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं प्राण से नफरत करती हूँ, उसकी सूरत से नफरत करती हूँ। तुम्हें इस नफरत को मोहब्बत में बदलना होगा, क्योंकि बात पक्की हो चुकी है। अंकल, आप मेरे अंकल होकर मेरी किस्मत ऐसे शख्स से क्यों जोड़ना चाहते हैं जिससे मुझे नफरत है? आशा, तुम्हारी भलाई बुराई मैं तुमसे बेहतर समझता हूँ। तो फिर मुझे समझाइए, ऐसी कौन सी खूबी है मिस्टर प्राण में? मैं पूछता हूँ, कौन सी खूबी नहीं है मिस्टर प्राण में? वो शरीफ है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, और फिर तुम्हारी दौलत से नहीं, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत करता है। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे पिताजी को कॉल दे चुका हूँ। अपने बड़े भाई की वसीयत पर अमल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। आशा, ये सगाई होगी और अभी होगी। जाओ जाकर अपने कपड़े बदल लो, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, दुनिया को हंसने का मौका नहीं मिला। हालांकि जो चाचा हैं वो और प्राण दोनों मिले हुए हैं ताकि वो आशा पारिक की सारी जायदाद को हड़प सके, यानी 50-50 दोनों बांट सके। आशा पारिक अब एक चिट्ठी छोड़कर घर से भाग जाती है। दूसरी तरफ जब आशा के चाचा जी टीवी पे न्यूज देते हैं कि जो इस लड़की की खबर देगी या देगा उसे 5,000 का इनाम मिलेगा, तो ये खबर चीकू देख लेता है और चीकू सोचता है कि अगर मैं भी यहाँ से भाग जाऊं तो मेरे चाचा मुझे इंडिया नहीं ले जा पाएंगे। तो वो वहां से आंख चुरा के भाग जाता है और भागते भागते
टकराता है दोनों भगोड़ों से, यानी कि आशा से। चिकू को बनाने की कोशिश मत करो। जानता हूँ कि तुम वही घर की भागी हुई हिंदुस्तानी लड़की हो और नाम आशा है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सारी जापान को मालूम है। टेलीविजन पर कहा गया है कि जो भी तुम्हें पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बुलाओ पुलिस को। नहीं चीकू, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। तुम्हें इनाम चाहिए ना? ये लो पैसा। नहीं, मैं लड़कियों के पास से पैसा नहीं लेता। मगर ये तो बताओ कि तुम हिंदुस्तानी लड़की हो के घर से क्यों भागी? अपने अंकल की वजह से। अंकल की वजह से? हाँ, वो मेरी जबरदस्ती शादी कर देना चाहता है और मैं करना नहीं चाहती। ये अंकलों की कौन ही बुरी होती है। मेरा भी अंकल मुझे जबरदस्ती इंडिया ले जाना चाहता है, मगर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं चिकू? जापान में या हिंदुस्तान में? दोनों को भगवान ने बुला लिया। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। सॉरी चिकू, मेरे ऐसे और भी बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। मेरा भी कोई नहीं है। ये भगवान क्यों बुला लेते हैं सबको? सबको नहीं, जिसको अच्छा समझते हैं बुला लेते हैं। क्यों मेरे को क्यों नहीं बुला लेते? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? नहीं चिकू, ऐसी अशुभ बातें नहीं किया करते। क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? मुझे क्यों नहीं बुला लिया? क्यों 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 नहीं बुला लिया? इसलिए कि वो हम दोनों को मिलाना चाहते थे। वो एक रिश्ता तोड़ देता है तो दूसरा रिश्ता जोड़ देता है। शायद तुम भगवान के पास से आई हो। हाँ, अब हम लोग मिल गए हैं तो कभी अलग नहीं होंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। उठो पार्टनर, सुबह हो गई है। चलो चलो यहाँ से, चलो उठो। ठहरो पार्टनर, कोई तुम्हें पहचान लेगा तो? ऑल क्लियर होगा तो मैं मारूंगा। तो यहाँ दोनों पार्टनर्स बन गए हैं और चीकू उसे बाहर की रास्ता क्लियर करके देखने के लिए बाहर आता है और यहाँ उसका चाचा उसे देख लेता है। लेकिन भागते भागते यहाँ पर चीकू का पार्टनर यानी कि आशा उसे बचा के चुपचाप निकल जाती है वहां से। लेकिन ये क्या, अब वो प्राण के हत्थे चढ़ गई है तो अब चीकू की बारी है उसको बचाने की। तो इस तरीके से दोनों बचते बचाते एक दूसरे का साथ देते हैं। गाड़ी रोको पार्टनर। क्या बात है चिकू? एक बार तुमने मुझे बचाया, अब की बार मैंने तुम्हें बचाया। हिसाब बराबर हो गया, बस अब बाय बाय कर लो। लेकिन क्यों? ये तुम्हारी हिंदुस्तानी साड़ी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पकड़वाएगी। देखो चिकू, पार्टनर बनने का वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो फिर तुम अपना भेष बदल लो, कोई और कपड़े पहनो। अच्छा तो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर ले चलो। सीधे हाथ पर एक हिंदुस्तानी रेडीमेड कपड़ों का स्टोर है। ग्रैंड आइडिया, चलो। अब डिसाइड ये होता है कि आशा का भेष बदलना है। वो जिस शॉप पे लेके जाता है वो इंडियन की शॉप है और वो आशा को देखते ही पहचान लेता है। वहाँ उधर अशोक को खबर कर देता है कि तुम्हारा भांजा यहाँ है, दूसरी तरफ आशा के प्राण को खबर कर देता है कि तुम्हारी आशा यहाँ है। लेकिन दोनों बहुत ही चतुर हैं। आशा एक सरदार का भेष बदल लेती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। दोनों चकमा देकर वहां से भाग तो जाते हैं। अब दूसरी तरफ इंडिया में परेशान है एक माँ कि दोनों बेटे टोक्यो गए थे और वापस नहीं आए। तो अब यहाँ पर महमूद जो कि बहुत ही खास दोस्त है जॉय मुखर्जी का, उसको वहां पे भेजने की तैयारी होती है और वो भी खुशी खुशी जाता है क्योंकि उसकी महबूबा शीला टोक्यो में है। कब तक मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लोगे?
तुम्हारी याद में रोते रोते मेरे आंसू भी खुश्क हो गए। क्या तुम टोक्यो नहीं आओगे? क्या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं है मैं? तू झूठ बोलता है लफंगा कहीं का। मेरा अशोक ऐसा नहीं। माँ, अगर आप कहें तो मैं आपके चरण छू के कह दूं, एयरपोर्ट पर अशोक उस मेड इन जापानी लड़की के साथ ऐसे चिपक के खड़ा था, हवा भी नहीं पास हो सकती थी। हाँ माँ, और बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था। सच कह रहा है तू? माँ, आपसे झूठ बोलकर क्या मुझे अपनी जान गंवानी है? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती माँ, जापान के सितारों की और आपके खानदान के सितारों की कोई पुरानी दुश्मनी है, तभी तो आपस में टकराते रहते हैं। कुछ दिन पहले बड़े भाई साहब जापान अकेले गए थे और वापस नहीं आए, और अब अशोक अकेला जापान गया। भगवान जाने क्या हो। महेश, तू भी क्यों नहीं टोक्यो चला जाता? बच्चा मिलते ही दोनों को हिफाजत से लिया। मैं तेरे जाने का इंतजाम किए देती। माँ, पैसा तो चलती फिरती धूप छांव है माँ। थोड़े दिन बाद मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एनुअल मीटिंग है, मैं कैसे जा सकता हूँ? वैसे मेरा पासपोर्ट तैयार है। अपने दोस्त के लिए इतनी कुर्बानी भी नहीं कर सकता? माँ, आज आपने मेरी सोती हुई शराफत और जागती हुई दोस्ती को ललकारा। अब तो मुझे किसी एंगल से टोक्यो जाना पड़ेगा, चाहे मेरा कितना नुकसान हो जाए, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, अपनी मोहब्बत, अपने प्यारे दोस्त के लिए। अभी तुझे सीधा करता हूँ। अब दोस्तों दूसरी तरफ आशा पारेख एक रेस्टोरेंट में चीकू के साथ खाना खाने बैठी और वहाँ पर चीकू का पोल खुल जाता है और उसका चाचा उसको देख लेता है। चीकू को घर ले आते हैं क्योंकि उसको चोट लग गई है और डॉक्टर अब कहता है कि 15 दिन तक आप इंडिया नहीं जा सकते क्योंकि बच्चा ट्रेवल नहीं कर सकता। और जैसे ही अब आशा उसे कहती है कि अब तुम अपने चाचा के साथ आ गए हो तो मैं अब वापस जा रही हूँ, तो चीकू उसको धमकी देके रोक लेता है और अब आशा पारेख एक सरदारनी के भेष में वहाँ पे रहने लग जाती है और अब आती है जॉय से मिलने के लिए। बच्चे की साइकोलॉजी की किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यार तुम ही कुछ बताओ, हम क्या करें? हम ठहरे शरीफ आदमी, न मोहब्बत की न शादी हुई, बच्चे कहाँ से अटकेंगे? अरे यार, कोई सोनी कुड़ी देखने को तो मिली होगी। यार हिंदुस्तान में तो कोई सोनी कुड़ी नजर नहीं आई। अरे हाँ, एक सोनी हिंदुस्तानी कुड़ी जापान के टेलीविजन पर नजर आई थी यार, लेकिन वो भी गायब हो गई। बहुत दूर देखते हो, करीब की चीज दिखाई नहीं देती। तुम्हारी आंखें, यार तुम्हारी आंखें उस लड़की से बहुत मिलती जुलती है। और तुम्हारी कोई बहन वहन है यहाँ जापान में? यार हमें उससे मिला दो। मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, माँ बाप का एक लौता, मैनू ही मुंडा समझो, मैनू ही कुड़ी। चलो यार ये भी उम्मीद जाती रही, लेकिन यार सरदार तुम ये जापान में क्या करते रहते हो? मैं एक मोहब्बत पर किताब लिख रहा हूँ। रोमांस का पीएचडी करने का इरादा है। यार एक आध नुस्खा हमें भी बता दो। बादशाह ओए, तुसी मोहब्बत को गाजर का मीठा मीठा हलवा समझते हो? मुफ्त का मिला, चट कर गया। हाँ दिखाओ। हेलो। लव लाइन तो दस रही है, कुड़ी मिलेगी। मिलेगी? जरा चक्कर से मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर। बादशाह जियो। यहाँ तो बच गई जान, लेकिन अब आगे क्या? सरदार के साथ जॉय मुखर्जी जहाँ भी जाता है उसे कोई ना कोई मिल जाता है, तो अब मिल गए यहाँ पे प्राण साहब। कहाँ गया बदमाश? मुझे आप यहाँ तो आप फरिश्ते मालूम पड़ते हैं। जी हाँ, ये जगह ही ऐसी है कि जहाँ इंसान का गुजर नहीं, सिर्फ हम जैसे फरिश्ते आ सकते हैं। यहाँ भी अपने भतीजे को ढूंढने आए हो? वो तो मिल गया। भगवान भला करे सरदार जी का, इनकी वजह से मिल गया। ये बहुत पहुंचे हुए जोशी की। सरदार जी जरा साड़ी मुश्किल भी आसान कर दो। सरदारा जरा इनका फ्यूचर भी देख लो। मैं तब तक अपने दोस्त का फ्यूचर देखता हूँ, बहुत खतरे में मालूम होता है। बैठ जा, बैठ। ये ले। इधर भी लड़कियां, उधर भी लड़कियां। न जाने वो बदमाश किधर घुस गया। इतनी एक्टिंग करते करते
आशा के दिल में कुछ कुछ होने लगा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जॉय ने टीवी पे जिस लड़की को देख के अपना दिल दिया वो खुद आशा है। अब उसने बहाना बनाया कि एक जापानी लड़की बन के जरा जॉय मुखर्जी को तड़पाया जाए। गुड मॉर्निंग। व्हाट गुड मॉर्निंग? अबे चीकू, ये आंटी मुसीबत कहाँ से आ गई? व्हाट? तुम हमको मुसीबत बोलता है? हम हिंदुस्तान जानता है। तुम्हारे भाई से सीखा था। हमारी पुलिस में रिपोर्ट करने को जा रहा था, मालूम हुआ चीकू इधर है। पुलिस में रिपोर्ट? मेम साहब, इसकी क्या जरूरत है? तुम उसको कैसे भगा के लाया? हम अभी ले जाएगा चीकू को। भगा के? मेम साहब, ये मेरे बड़े भाई का लड़का है। क्यों चीकू? यस अंकल, ये हमारा बड़ी बहन का लड़का है। क्यों चीकू? यस आंटी, आंटी, अंकल। क्यों शट अप? इतना बड़ा पाल पोस के हम किया। न जाने ये अंकल किधर से आ गया। हम चीकू को इंडिया नहीं ले जाने को देगा। मेम साहब, मैं जापानीज गवर्नमेंट से इजाजत ले चुका हूँ। हम तुम्हारा परमिशन कैंसिल करवा देगा। चीकू इंडिया नहीं जाना चाहता है। क्यों चीकू? यार चीकू, ये इज्जत का सवाल है। आज तो हाँ कह दे। नहीं, मैं आंटी के साथ रहूंगा। खून मेरे घर आने का है, रहेगा आंटी के साथ, सूप पिएगा सरदार के हाथ से। चीकू, चलो हमारे साथ। टाटा। टाटा? अबे होटल से बाहर निकला तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। ये तुम्हारा लव है? चीकू चलो। ये आंटी की बच्ची। क्या बोला? आंटी की बच्ची बोला? हाँ, आंटी की बच्ची बोला। हमने जिंदगी में मुर्गी तक का भी खून नहीं किया, लेकिन अगर तुम चीकू को ले जाएगा तो हम तुम्हारा गर्दन मरोड़ देगा। तुम हमारा खून करेगा, हम पुलिस को बुलाएगा। पुलिस? अरे मेम साहब, हमने खाली बोला, खून थोड़ी किया तुम्हारा। आंटी, तुम पुलिस को बुलाओ, हम अंकल के खिलाफ गवाही देंगे। अबे तू कहाँ जा रहा है? जुमा जुमा 8 दिन की पैदाइश है, गवाही दूंगा। पुलिस में मानी जाएगी तेरी गवाही। ओ सरदार जी! सरदारा! ओ सरदारा! जल्दी उठो, पुलिस आने वाली है। मैं पकड़ा जाने वाला हूँ। सरदारा! उठाने को मना क्या है? रात को देर से सोए। ओए बच्चू, फुट! देर से सोया है। सरदार! तो इस छोटी मोटी कन्वर्सेशन के बाद आशा पारिक चली जाती है और दूसरे कमरे से जाकर वापस सरदार बन जाती है। यार मुझे तो जागते में मौत के सपने आ रहे हैं। क्या हुआ बे? हुआ क्या पूछ रहे हो? वो चीकू की आंटी आ गई थी यहाँ। आंटी गई है पुलिस को लाने। वो चीकू को अपने साथ ले जाना चाहती है। जान दे ओए। अरे जान दे तो घर पे माँ के जूते पड़ेंगे, और न जान दे तो यहाँ पुलिस के डंडे पड़ेंगे। हाँ? ये तो बहुत बुरा हुआ। सुना है जापानी जेल विच मेंढक और कॉकरोच खाने देते हैं। कॉकरोच? अरे यार सरदार, तुम्हें कुछ उपाय बताओ। तुम्हारे सिवाय मेरे जापान में है कौन? अच्छा, ये तो बताओ, कुड़ी देखने में कैसी है? कुड़ी देखने में यार ठीक तरह से देख नहीं सका, लेकिन हाँ उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, और गुस्से में ज्यादा खूबसूरत मालूम होती है। तब तो मामला जम गया। मुंडा भी मिलेगा, कुड़ी भी मिलेगी। क्या मतलब? तुम कुड़ी से प्यार करना शुरू कर दो। उस शेरनी से? शेरनी? अरे जब शेरनी से प्यार किया जाता है तो वो भी हिरनी बन जाती है। यार फिर तुम्हें उसे हिरनी बनाओ। अरे वाह वाह, भतीजा लिए जा रही है तुम्हारा, और प्यार करूं मैं? कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। मैं चिकू से पता लेकर अभी तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता हूँ। तुम कोई तोहफा वोफा लेकर पहुंच जाना। यार लेकिन सरदारा, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मेहरबानी होगी अगर वो तुम्हारी मोहब्बत वाली किताब से 2-4 टुकड़े हमें भी सिखा दो। देखो, मोहब्बत में सबसे पहले हमदर्दी जाहिर करना बहुत जरूरी है। वाह सरदारा, क्या बात कही तुमने। काश तुम उस कुड़ी से पहला ही जुमला ये कह देते कि तुम्हें उसकी बड़ी बहन के मरने का बहुत बड़ा अफसोस है, तो पहले ही मुलाकात में बात बन गई होती। तो सरदार जी के कहने पर जॉय हाथों में फूल लेकर आता है उस जापानीज लड़की से मिलने, यानी कि आशा पारिक, जिसने भेष बदला हुआ है।
मुझे अफसोस है आपकी बहन के मरने का। हम भी बहुत सॉरी है। तुम्हारा बड़ा भाई बहुत अच्छा आदमी था, हमको हिंदुस्तानी बोलना सिखाया। गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। न जाने क्यों कल रात मुझे नींद नहीं आई, मिजाज कुछ चिड़चिड़ा हो गया था, आपसे बदतमीजी कर बैठा। आई एम टेरिबली सॉरी। हम गुस्से का तेज है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। जाओ, तुमको माफ कर दिया है। थैंक यू। ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ। अरिगातो। अरिगातो? थैंक यू, शुक्रिया। शुक्रिया। तुम कितना तकलीफ किया। जी तकलीफ की क्या बात है। हम तुम्हारा एहसान कैसे उतारेगा। मेहरबानी करके अगर आप पुलिस स्टेशन न जाइएगा तो बड़ा आसान होगा। तुम कैसे माफिक बोलता है। तुम जैसा अच्छा आदमी तो दिल के पुलिस स्टेशन में रखना मांगता है। हाँ? ओह। तो आशा पारिक ने यहाँ जापानीज लड़की बनकर जॉय को अपने प्यार का इजहार कर दिया है दबे शब्दों में। और अब जॉय मुखर्जी दौड़ के वापस आता है सरदार जी को बताने के लिए और सारी अपनी प्रेम कहानी सुना देता है। सरदार यहाँ फिर उसे कुछ तरकीबें बताता है। सरदार जी कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम सरदार जी? मेरी जान, बाहर निकलो। ओ सरदार जी। अरे क्या हुआ? सरदार जी आज तो गले लग ही जाओ। क्या हुआ? तुमने वो नुस्खा बताया है जिसकी हसरत में रोमियो, मजनू, फरहाद सब हाथ चाट कर मर गए। तुसी शराफत नाल गल करो, एक गले वाले लग देना बेटा चंगा नहीं। सरदार आज तो गले लग ही जाओ। तुसी अनाड़ी हो, बिल्कुल अनाड़ी हो। मैं तो समझा था तुम वहाँ से गले वाले मिलकर आए हो। ओ सरदार तुम्हारे मुंह में घी शक्कर आजकल में वो दिन भी आने वाला है। कैसी है? तुसी ये तो बताओ, मीठी है, तीखी है, सलोनी है, कड़वी है? हाय हाय हाय, जब हंसती है तो मालूम होता है शक्कर की दुकान, और जब बिगड़ती है तो मालूम होता है हरी हरी मिर्ची, और जब गुस्सा करती है तो मालूम होता है लाल लाल मिर्च। राइट, और जब गुस्से में जरा हंस देती है तो मालूम होता है गुलाब में बसी हुई। गुलाब जामुन। अरे तुमने तो जलकर अपना हाथ ही काट लिया। क्या करते हो? तुसी गंदे हो, बिल्कुल गंदे हो। असली जगह ठंडे पड़ जाते हो और जब सरदार के पास आते हो तो बड़ा जोश दिखाते हो। क्या सुनते हो? अरे तुम्हें तो वही खुशबू आ रही है जो उसमें आ रही थी। सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखाई देता है। अरे यार, मिलने का वादा कब किया है? कल। तुम भी आ जाओ यार, दूर से हम दोनों का मजा लूटो। ये सबक हमारी किताब में नहीं है कि शिकारी शिकार खेले और हम दरख्तों के पत्ते गिने। और अगले दिन सुबह जॉय मुखर्जी पहुंच जाते हैं आशा पारिक यानी ओरिजिनल आशा के पास। मोहब्बत भरे दिल का सलाम कबूल फरमाइए। मेहरबानी होगी नाम बताइए। महबूब का नाम नहीं पूछा करते। तो फिर मैं जीऊंगा किसका नाम लेकर? मोहब्बत करने वाले जीते नहीं, मरते हैं एक दूसरे का नाम लेकर। मेरी हर आरज़ू आप पर सदके। ये बताइए कि रहती कहाँ हैं आप? आपके करीब, बिल्कुल आपके दिल के करीब, बल्कि आपके दिल में। मोहब्बत नाम है हम आशिकों के दिल में रहता है। बुताने महवश उजड़ी हुई मंजिल में रहते हैं कि जिसकी जान लेते हैं उसी के दिल में रहते हैं। जी चाहता है मुंह चूम लो, मगर नहीं। कोई मुंह चूम लेगा इस नहीं पर, शिकन रह जाएगी यूं ही जबी पर। अजीब वक्त मोहब्बत में आए जाते हैं। वो हम में और हम उनमें समाये जाते हैं। आशा जो कि इस समय लड़की बनी हुई है, उसके हाथ पे पट्टी देखकर जॉय को सब कुछ याद आ जाता है कि ये पट्टी तो उसने सरदार के हाथ पे बांधी थी। तो अब उसे बहाना बनाकर वहां से निकल लेता है और निकलने के बाद सरदार के नाम एक चिट्ठी लिखता है।
उधर। मेरी जाने जानाना सरदार जी, मोहब्बत भरे दिल की दुआएं कबूल करो। अचानक 5 बजे वाले प्लेन से चीकू के साथ हिंदुस्तान जाना पड़ा और तुम्हारे एहसानों का शुक्रिया भी ना अदा कर सका। ये जापानी लड़की उस टेलीविजन वाली लड़की से मिलती जुलती जरूर है, मगर वो हिंदुस्तानी लड़की वाले अंदाज कहाँ। याद है तुम कहा करते थे कि टोक्यो श्राइन में दुआ करने से बिछड़े दिल जरूर मिल जाते हैं। मेरे लिए वहां जाकर दिल से दुआ करना, शायद वो शाहे खुबा मिल जाए और उसे अपना बना सकूं। तुम्हारा अशोक। अब आशा पारिख बनकर यानी हिंदुस्तानी लड़की बनकर जॉय को ढूंढने जाती है और पहुंच जाती है वहां जहां चिट्ठी में लिखा था। वहां पर जॉय को मिल जाती है और दोनों का प्यार का इजहार होता है और पहुंच जाते हैं यहाँ महमूद। इतनी देर से छिपा हुआ मुझे सता रहा था। सारा वक्त तुम सताती रही, हम नहीं रोए। एक बार हमने सताया तो बुरा मान गए। सरदार जी, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है, आज तो गले लग ही जाओ। मिल गई तिजोरी। हाँ, इनाम वाली लड़की मिल गई। छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। अबे अंधा है, देखता नहीं सामने तेरा बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है। अबे तो क्या हुआ, आधा आधा बांट लेंगे। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। अशोक, महेश। आशा, ये मेरा बचपन का दोस्त महेश है। हाय। यही तो है जिसे मैं गिशा हाउस में ढूंढ रहा था। अबे भाभी पसंद आई? हाँ भाभी। भाभी फिर खोगी तिजोरी की चाबी। एक्सक्यूज मी, इधर आओ। अबे अगर ये भाभी है तो सरिता क्या तेरी खाला है? सरिता से शादी करने का ठेका थोड़ी लिया है मैंने। तू भी मरेगा और मुझे भी मरवा डालेगा। शेरनी माँ ने मुझे जापान तेरी हिफाजत के लिए भेजा है। अगर उन्होंने ये भाभी को देख लिया तो मेरा जा भी निकाल देगी और पान भी निकाल देगी। क्या बकता है जरा। जिस दिन बहू के चांद से चेहरे पर माताजी की नजर पड़ेगी उस दिन बहू के नाम की माला जपने लगेंगी। अबे तुझे तो भाभी भी मिल गई और भतीजा। दोनों जापान में यानी टोक्यो में मोहब्बत के गीत गाते हुए नजर आते हैं और प्राण उसको देख लेता है। अब प्राण जबरदस्ती आशा को वहां से ले जाता है। किसी जमाने में हुस्न वाले तीर फेंका करते थे, अब सूप फेंकने पर उतर आए। अब फिर भी बेशरम लोग दफा नहीं होते। क्या करूं, मोहब्बत जो हो गई है आपसे। दुनिया में बेगैरत लोग होते हैं, मगर तुम्हारे जैसा बेगैरत आदमी आज तक नहीं देखा। गैरत उठाकर उसी दिन एक कोने में रख दी थी जिस दिन आपसे मोहब्बत शुरू की। मुझसे या मेरे पैसे से? एक ही बात है, छुरी खरबूजे पर गिरे तो खरबूजे का नुकसान, और अगर खरबूजा छुरी पर गिरे तो खरबूजे का नुकसान। खैर छोड़िए इस बात को। खाने से क्या लड़ाई, आइए मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। गेट आउट। 1000 बार निकालिए, लेकिन ये तो बताइए कि बंदा आपके दर से उठकर जाए तो जाए भी कहाँ। मुझे तुमसे नफरत है। और इसी नफरत का दूसरा नाम हमारे जैसे दिल वालों ने मोहब्बत रख छोड़ा है। जाते हो या नहीं? जो हुक्म। लेकिन याद रखिए, अगर जरूरत पड़े तो बंदा हाजिर है। पागलों की तरह बेतहाशा आशा को ढूंढता हुआ जॉय चुपचाप बैठा होता है कि महेश यानी महमूद उसे वहां मिलता है और वो बताता है कि आशा का पता उसको मालूम है। तो महेश और जॉय वहां जाते हैं, लेकिन भेस बदल कर। मिल गए मेरे सरकार, जल्दी अंदर तशरीफ लाइए। मेरी औलाद, मेरा लख्ते जिगर, मेरा लख्ते जिगर। हाय हाय, कसाईयों ने कितना जुल्म किया है। बेगम जरा खोल देना। मेरे लाल, कहीं तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें कोई? आओ मेरे लाल। अजीब बात है, आज से पहले मैंने इस घर में बच्चा देखा तक नहीं। आपके मरहूम वालिद बुजुर्गवार के यहाँ भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। क्या कह रहे हैं? अब्बा हजरत, ये जो बेगम साहिबा खड़ी हैं, इन्होंने मुझे चॉकलेट दी और ये जो हजरत खड़ा है उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आया। गलत गलत गलत। बिल्कुल झूठ।
पागल लड़की। झूठ और सच का फैसला पुलिस स्टेशन पर होगा। चलो, कौन डरता है पुलिस से? अजी डरते अभी हम भी कहाँ हैं? औलाद तो 100% हमारी है, तो फिर चेलाम डालवाओ, यानी कि चल दो। चलो चलो बेगम, औलाद मुबारक हो। अंकल, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, आप सॉलिसिटर को लेकर आइएगा। ठीक है। Take your seat. Thank you. Mr. Anderson. Yes. Give me that lighter and bill. Let me, Sasha. अब महेश ने भेस बदल कर जॉय मुखर्जी का काम कर दिया, तो अब जॉय मुखर्जी की बारी है महेश की लव लाइफ को ठीक करने की। महेश का रूप अब दोबारा बदलकर शीला से उसकी शादी करवा देते हैं, क्योंकि शीला के पिताजी महेश के खिलाफ है, और यहाँ दोनों की शादी हो जाती है। शीला, my honey, ड्यूक ऑफ विंसन अपनी महबूबा को हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान का तख्त छोड़ा, और मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान की झोपड़ी छोड़ी। हाय वो झोपड़ी जो ताजमहल के मुकाबले मेरे मरहूम बाप ने जमुना के किनारे बनवाई थी। खैर छोड़ो इनको, आज की रात शर्माने की नहीं, उलट दो ये घूंगा। हो इतनी रात को अशोक का बच्चा। शर्मा रही हो शीला, रोशनी से अभी ब्लैकआउट किए थे। अब हिंदुस्तानी रॉकेट चांद की तरफ आगे बढ़ा। शीला, ये तुम खिसक रही हो या पलंग खिसक रहा है? शीला, शीला। महेश, तुम खिसक रहे हो कि पलंग खिसक रहा है? कुछ ना कुछ तो जरूर खिसक रहा है। शीला, शीला मत। मेरे पति पर दया करो। शीला, शीला, मैं समझ रहा था जापान में सिर्फ तुम्हारा बाप मेरा दुश्मन है, लेकिन ये पलंग तो तुम्हारे बाप का बाप निकला। आज तक पलंग टूटते हुए सुना था, लेकिन उड़ते हुए पहली बार देख रहा। तुम अपने इन दादा जान से कहो कि थोड़ा सा नीचे आ जाए। आओ, आओ, और थोड़ा। दादा, शीला के दादा। अब यहाँ एक दोस्त सुहागरात के दिन, यानी कि जॉय मुखर्जी महेश की सुहागरात के दिन उसके साथ एक मजाक करता है, और अब महेश बदला लेने के लिए दोनों लव बर्ड्स को कमरे में बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये फिल्म है एक लव स्टोरी, लव इन टोक्यो। किस तरह से टोक्यो में इन दोनों का लव प्रवान चढ़ा। ये क्या बचा कर महेश? महेश! अशोक, मना करो ना इस पागल को। आशा, मोहब्बत में बात नहीं बनती जब तक आदमी सचमुच पागल न हो जाए। आज ये पागल तुम्हें कैद करना चाहता है, अपने पागलपन की एक याद पहना के। वादा करो तुम इसे कभी नहीं जुदा करोगी। बस चलता तो पागल की यादगार दिल में रख लेती। पागल रहे न रहे, मगर उसकी यादगार हमेशा बाकी रहेगी। बुजुर्गों ने सच कहा है कि इंसान पागल की सोबत में खुद भी पागल हो जाता है। आज तो इस पागल को इजाजत दे ही दो कि इस संदल जैसे चेहरे पर तड़पते हुए गजल के इन दो हसीन टुकड़ों को ये जिंदगी की महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले।
आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। दोनों मोहब्बत में झूमते गाते हुए जब होटल वापस आते हैं तो सामने दिख जाती हैं ललिता पवार, यानी कि उसकी माँ जॉय की, और जॉय के साथ में फियांसे और उसके फादर। ये मेरी माता जी है। माँ, इन्होंने चीकू की बीमारी में चीकू की बड़ी सेवा की है। और इस वक्त भी शायद सेवा ही कर रही थी। आजकल की ये देवियां पैसे के लिए न जाने क्या क्या गवारा कर लिया करती। राय साहब, एक शरीफ लड़की के लिए इस किस्म की गिरी हुई बातें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? शरीफ लड़कियों के पैगाम माँ बाप की तरफ से भेजे जाते हैं। यही शराफत का कानून है। और अगर किसी के माँ बाप बचपन ही में मर गए तो फिर वो बदकिस्मत लड़कियां क्या करती हैं? यही करती है जो आज यह कर रही है। शरीफ घर के बच्चे तक आवारा कहलाते हैं। माँ, तुम भी किसी की माँ हो। एक दिन ये शरीफ लड़की भी किसी के घर की इज्जत बनेगी, किसी के बच्चों की माँ कहलाएगी। इसका ये हक भगवान ने छीन लिया है और इसे छीन देकर किस्मत बनाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कुछ बदकिस्मत भगवान ने ताक कर ऐसे घरानों में पैदा कर दिए हैं जिन घरानों की किस्मतें भी बुरी हैं और जिन पर बद चलने के मोहरे भी लगी हुई हैं। बेशक। अगर तुम्हारी और तुम्हारे भगवान की यही तारीफ है, तुम ऐसे भगवान को मानने को तैयार नहीं। तू ऐसी लड़की के लिए भगवान को बुरा कह रहा है। मेरा भगवान सोने चांदी के चमकते हुए मंदिरों में नहीं, इंसानों के दिल में रहता है। माँ, दिल में। वो इंसानों से नफरत नहीं, मोहब्बत सिखाता है, मोहब्बत। माँ, अगर हो सके तो एक तरफ मोहब्बत रख दो और दूसरी तरफ सारा संसार तोल कर देख लो। अगर मोहब्बत की तराजू के पल्ले झुक जाए तो फिर मोहब्बत ही को भगवान मान लेना। अपनी छोटी मोहब्बत की कीमत बोल, कितना पैसा चाहिए? अगर तुझ में जरा भी शराफत का खून है तो इस दुनिया को अपनी सूरत फिर कभी न दिखाना। दौलत देकर इंसान खरीदे जाते हैं, ईमान खरीदे जाते हैं, मगर किसी के मन मंदिर में बसे हुए भगवान नहीं खरीदे जा सकते। माँ, माँ, मुझे माँ कहती है? बेगैरत! अशोक, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, आगे कुछ न कहना। याद रखो, जब तक माँ के चरणों के निशान माथे का तिलक नहीं बनते, भगवान की सौगंध, देवी पूजा कभी सफल नहीं होती, कभी सफल नहीं होती। तुम्हारी कसम, ये मेरी इज्जत है। किसी ने मुझे इस काबिल तो समझा। क्यों वो पैसे लेने लगी, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अशोक को जाल में फंसाकर लाखों रुपए की जायदाद की मालिक बन सकती है। बदतमीज! सरिता, बहू ने बिल्कुल ठीक किया। राय साहब, अभी टेलीफोन करते। बदतमीज बच्चे को यतीम खाने भिजवा। इसने आज आप पर हाथ उठाया, कल अपनी दादी पर हाथ उठाया। तुम मेरी दादी नहीं हो। चुप! तुम मेरी दादी नहीं हो। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं सिवाय आंटी के। आंटी, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं ऐसे बच्चे को अपने साथ रखने को तैयार नहीं। तुमने राय साहब पर हाथ उठाकर उन लोगों की नजर मुझे और भी गिरा दिया। वो तुम्हें बुरा कह रहा था। देखो चिकू, किसी के बुरा कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता। अच्छा और बुरा आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है। अगर तू सचमुच मुझसे प्यार करता है तो राय साहब के पैर पकड़कर मेरे सामने माफी मांग, फिर दादी को चिमट कर प्यार कर। वो तेरा खून है, स्वर्गवासी पिता की माता जी। नहीं आंटी, वो मेरी कोई नहीं। देख, नहीं न कर, नहीं तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात न करूंगी, कभी तेरी सूरत से देखूंगी। मोहब्बत पार्टनर, मैं जल्दी माफी मांगता हूँ। राय साहब, मुझे माफ कर दीजिए। दादी माँ, मुझे माफ कर दो। आंटी कहती है मुझसे बड़ी भूख लगी। जो जी चाहे सजा दो। अंकल, अपने माँ से कहो ना कि मुझे माफ कर दे।
मेरी तो माँ भी नहीं है। अगर तुम लोग मुझसे नफरत करते तो मैं खुद ही यतीम खाने चला जाता। दादी माँ, तुमने मुझे माफ कर दिया, आंटी को भी माफ कर देना। आंटी, दादी माँ ने मुझे माफ कर दिया। आंटी, अंकल, अंकल, आंटी न जाने कहाँ चली गई और ये अंगूठी भूल गई। बस चलता, पागल की याद कर दिल में रख लेती। इतना सब होने के बाद आशा वहाँ से निकल जाती है और उन्हीं जगहों पर जाती है जहाँ पर वो कभी जॉय के साथ बहुत खुशी खुशी मोहब्बत के गीत गाती थी, और वहाँ जॉय आ जाता है उसको घर लेके जाने के लिए, लेकिन आशा उसके हाथ नहीं आती और वहाँ से भागती है। अब जॉय भी ऑब्वियसली उसका पीछा करता है और पीछा करते करते प्राण अपनी गाड़ी से जानबूझकर उसको टक्कर मार देता है और जॉय हॉस्पिटलाइज हो जाता है। गायत्री देवी, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। हिंदुस्तान के बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर पीसी रॉय ऑपरेशन कर रहे हैं। इत्तेफाक से वो इसी अस्पताल में मौजूद है। आंटी, अंकल तो ठीक है ना? मनोहर, वो यहाँ निकल जा मेरी नजरों के सामने से। सुना नहीं तूने क्या कहा? मैंने निकल जा यहाँ से। बाप की सजा मेरे बच्चे को भुगतनी पड़ रही, फिर भी तू पीछा नहीं छोड़ती। तूने एक माँ की ममता को ठेस लगाई, भरे हुए घर में आग लगाई। तूने मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे छीन लिया। तू कभी सुखी नहीं रहेगी। एक माँ की बद्दुआ है तुझे। प्लीज, इसको निकाल दो यहाँ से। इसका हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। निकाल दो इसे, निकाल दो। आप? मैं अशोक की बदनसीब माँ हूँ। ऑपरेशन कामयाब हो गया है, लेकिन मुझे डर है कि अशोक के अच्छे हो जाने के बाद कहीं उसकी आंखों की रोशनी न चली जाए। कुछ की मेरा एक ही बेटा, मेरे खानदान की निशानी। माँ की दुआ बेटे के हक में सबसे बड़ी दुआ होती है। आप दुआ कीजिए, मैं दवा करता हूँ। राय साहब, माँ आप यहीं ठहरिए, मैं अभी मंदिरों में जाकर अशोक की सलामती की दुआ मांगती हूँ। चलिए डैडी। गायत्री देवी, देखा आपने, इसे कहते हैं मोहब्बत। इतना सुनने के बाद एक माँ के दिल पे क्या बीतेगी, लेकिन साथ ही साथ राय साहब और उनकी बेटी यानी कि जो जॉय की फियांसे थी, जो इंडिया से आई थी, वो कट लेती है ये कह के कि मुझे मंदिर जाना है। और दूसरी तरफ आशा पारिक आती है डॉक्टर के पास कुछ कहने के लिए। इसलिए आई हूँ कि भगवान न करे अशोक अपनी आंखें खो बैठे, तो डॉक्टर मैं अपनी आंखें देने को तैयार हूँ। लेकिन एक डॉक्टर जिंदा इंसान की आंखें कैसे ले सकता है? प्लीज डॉक्टर। लेकिन मैंने सुना है अशोक की शादी तो कहीं और हो रही है। क्या फर्क पड़ता है शादी से? रिश्ता अलग अलग हो सकता है, कोई किसी की मोहब्बत तो किसी से नहीं छीन सकता। जब वो अच्छे होकर आईने में अपनी सूरत देखेंगे तो उन्हें मेरी याद आएगी। मैं जहां भी हूं उस समय इतनी जगमगा उठेगी मेरी अंधी आंखें कि मैं उसकी रोशनी में अपने भगवान के दर्शन कर सकूंगी, जरूर कर सकूंगी। मैं अंधे अशोक के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगी पिताजी। सोसाइटी मुझ पर हंसेगी कि मैं एक अंधे की बीवी हूँ। सोसाइटी तुम पर हंसेगी नहीं, सोसाइटी तुम्हें सराखों पर बिठाएगी, कहेगी लड़की ने एक अंधे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। लेकिन मैं एक अंधे के साथ अपनी जिंदगी किस तरह गुजारूंगी डैडी? बेटी, अंधा अपनी लाठी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लेगा और तुम अंधे की दौलत के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगे। क्या ख्याल है आपका? You are great, Daddy. Simply great. लक्ष्मी माँ अपनी इस बाप बेटी जब ये बातें कर रहे होते हैं
तो उन्हें नहीं पता कि चीकू सो नहीं रहा, जाग रहा है। और अब अशोक ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है। अशोक, देखिए। आशा। नर्स, टेक हिम टू द डार्क रूम। डॉक्टर साहब, मेरी आंखें ले लीजिए, मगर मेरे बच्चे की आंखें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मैं आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ, मगर मजबूरी यह है कि अगर मुझे अशोक के लिए आंखों की जरूरत पड़ी तो जवान आंखों की जरूरत पड़ेगी। मैं बड़ी खुशी से अपनी आंखें ऑफर कर देता, लेकिन अफसोस तो ये है कि मेरी बूढ़ी आंखें भी अशोक के काम नहीं आ सकती। बेटी, पत्नी का धर्म है कुर्बानी। बेटी जी, तुम्हें मालूम है कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उनकी पत्नी गांधारी को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने आंखें होते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सारा जीवन बिता दिया। वो पुराना जमाना था जब सभी अकल के अंधे हुआ करते थे। सरिता, घबराइए नहीं माता जी, अशोक मेरी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, उनको अंधा हो जाने दीजिए ना। क्या यही मेरी बात का जवाब है? बड़ी समझदार मालूम होती है आपकी बहू। आखिर बहू किस खानदान की है? खामोश हो जाइए आप लोग। ये एक वो भी जमाना था जब पति के साथ पत्नियां सती हो जाया करती थी, और आज भी कुछ ऐसी हिंदुस्तानी देवियां हैं जो मोहब्बत में ठुकराए जाने के बाद भी अपने महबूब के लिए हर कुर्बानी करने को तैयार हैं। इनकार न करो माँ, लोग हीरे जवाहरात लगाकर भगवान की आंखों में ज्योत जगाते हैं। मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपने भगवान को अपनी आंखें पेश करके ऐसी ज्योत जगाऊं जिसकी रोशनी में तुम्हारे खानदान का चिराग हमेशा जगमगाता रहे। देखो मां, ना न करो, इसी बहाने इस भागन का निर्वाण हो जाए। आशा पारिक की इतनी बात सुनकर माँ का हृदय तो पिघल रहा है, लेकिन इतनी देर में अंदर से आवाज आती है आशा, और अशोक यानी जॉय मुखर्जी बाहर आते हैं। मुबारक हो गायत्री देवी। भगवान ने मेरी बेटी की दुआ सुन ली। जितनी खुशी मनाए उतना कम है। जितना गम बनाया जाए उतना कम है राय साहब। लक्ष्मी माँ ने आपकी नहीं सुनी। दादी ये कह रहे थे अंधा तो अपनी लाठी के सारे जिंदगी के दिन गुजार लेगा, लेकिन इनकी बेटी हमारे दौलत के साथ ऐश करेगी। अजी ये झूठ बोलता है। झूठ बोलता है? मुझसे पहले मेरे पोते ने तुम्हें पहचान लिया। बेहतरी इसी में है कि आप जलील बाप अपनी जलील बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाए। मगर गायत्री महेश, इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दो। जी क्या ख्याल है आपका? मेरा मतलब आपके बाप का। ये रहे आपके टिकट और ये रहा टैक्सी का भाड़ा। चलिए 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 राय साहब, चलिए चलिए, मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। राय साहब ये बत्ती लेते जाइए, शायद आपके काम आएगी। इसे जलाकर आप अपनी गुण सुंदरी के लिए एक पैदाइशी अंधा ढूंढ लीजिएगा। गायत्री देवी, अब मुझे हुक्म दीजिए, अपनी छोटी बेटी आशा और अशोक के एंगेजमेंट का इंतजाम यहाँ टोक्यो में ही कर दूं। जरूर। तो लीजिए, यहाँ हीरो की माँ मान गई और हीरो और हीरोइन की एंगेजमेंट हो रही है। लेकिन दोस्तों अभी एक बड़ा विलन तो बाकी है। ये सारी कथा जो है वो प्राण जी सुन लेते हैं। अब देखते हैं उनके दिमाग में क्या खुराफाती चल रही है। तो होता ये है दोस्तों कि इन दोनों की एंगेजमेंट है, दोनों बहुत खुश हैं और आशा पारिक बहुत सुंदर लग रही है।
वो अपनी खुशी का इजहार करने के लिए एक गाना गाती है और उसी गाने के बीच में प्राण जो हैं वो यहाँ पर एक वेटर बने हुए हैं और वो चीकू को किडनैप करके ले जाते हैं। ये बात आशा पारिक को गाने के बीच में ही प्राण बता देता है और एकदम से आशा पारिक के गाने के बोल बदल जाते हैं और जॉय मुखर्जी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। छोड़ दो मुझे। ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे भूल जाने की कोशिश करो। भूल जाने की? डार्लिंग, अगर तुम्हारी जबान से नहीं निकलता तो मैं कह देता हूँ। मिस्टर अशोक, पुरानी मोहब्बत का दाग इतनी आसानी से नहीं धोया जा सकता। दाग? मैं तेरा खून कर दूंगा। तूने आशा की नहीं, मेरे खानदान की इज्जत पर दाग लगाया है। कब तक मैं खानदान की इज्जत का ख्याल करते हुए चुप रहूंगा? आशा ने प्राण से मोहब्बत की और बगैर शादी की बच्चा पैदा। अंकल, बहू, ये माँ, ये सब झूठ है। ये तो आशा के चाचा जी हैं। अगर बुआन भी आशा के लिए ऐसी बात कहेंगे तो मुझे यकीन नहीं होगा। आशा कह दो कि ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है। और शरीफों के लिए डूब मरने की बात। भाई साहब इस सदमे से बच न सके। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि ये प्राण से शादी कर ले और खानदान की इज्जत बनी रहे। बहू, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। तुम खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ये किसी मासूम की जिंदगी का सवाल है। आशा, अशोक, ये जगह अब हमारे रहने की नहीं रही। हम आज ही के प्लेन से चीकू को लेकर हिंदुस्तान वापस चले जाएंगे। चीकू, आंटी तुम मुझे बताने के लिए आते। इसके बाद प्राण आशा को लेके चीकू के पास आता है। वहां से निकल के प्राण और मदनपुरी आते हैं शादी के मंडप तक, लेकिन मदनपुरी के हाथ यहाँ पर आशा के फादर का एक लेटर लगता है। बेटी आशा, आज का दिन तुम्हारी और मदन की जिंदगी का अनमोल दिन होगा। तुम दुल्हन बनी हुई अपनी किस्मत पर नाज कर रही होगी और मदन एक शरीफ और हसीन दुल्हा के इंतखाब पर फख्र कर रहा होगा। बेटी, मैं तुमसे एक राज की बात कहना चाहता हूँ। एक जमाने में मेरा एक बदचलन अजीज बुरी सोबत में पड़कर घर से भाग गया था। उस बदकिस्मत को यह भी होश नहीं रहा कि उसकी बीवी की गोद भरी जाने वाली है। थोड़े दिन के बाद एक लड़की पैदा हुई, मगर उसकी बीवी शौहर के गम में जी ना सकी। बुरा न मानना बेटी, मैं अपनी सारी जायदाद उसी लड़की को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उसके अलावा और कोई वारिस नहीं। वो खुश नसीब लड़की तुम हो और वो बदनसीब अजीज मेरा छोटा भाई और तुम्हारा बाप। बेटी, मेरी बच्ची। शादी की शुभ घड़ी बीत चुकी है। मैं इस बदमाश के साथ आशा की शादी नहीं होने दूंगा। जायदाद की 50-50 पार्टनरशिप का क्या होगा? ये शादी अब नहीं होगी, नहीं होगी। मेरी शादी अब इसी शहजादे के साथ है। आप कन्यादान देने के लिए तैयार हो जाइए। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। बेटी, मुझे बेटी मत कहिए, अग्नि पूजा के लिए तड़प रही है। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। बेटी, जब तक मैं आपके भाई की बेटी थी, दौलत की लालच में अंधे होकर आप इनसे मेरी शादी कर रहे थे। बेटी, मैं सचमुच अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम ही तो मेरा सहारा। मेरी जिंदगी में अब सहारा ही कौन रह गया है? जीने का हर रास्ता तो बंद कर चुके हैं आप। मैं ये शादी जरूर करूंगी, सारी जिंदगी जल कर गुजारूंगी, ताकि आप देखें और सबक हासिल करें। सिर्फ आपकी बेटी नहीं, वतन की सारी बेटियां, देश की बेटियां हैं, आपकी बेटियां हैं। पंडित जी शुरू करो। बेटी मिलने के नशे में बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है। मेरी जिंदगी है, नहीं हो सकती ये शादी। मेरी के बाद ये जल्दी पूजा होगी, तुम्हारी तैयारी से निकालनी पड़ेगी। जिंदा पुलिस स्टेशन, जिंदा पुलिस स्टेशन, जिंदा।
बेटी एक बार अपनी जबान से मुझे डैडी कह दो ना बेटी, मेरी मौत को सहारा हो जाएगा बेटी। डैडी बूढ़े के मरने का गम कब तक करती रहोगी? चलो मेरे साथ, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मैं मर जाऊंगी मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये मेरे बस की बात है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं पुलिस को खबर कर दूंगी तुमने मेरे डैडी का खून किया है। पुलिस को खबर होने से पहले हम लोग बाहर हवा में आसमान से बातें कर रहे होंगे। आशा बेटी, आशा बेटी, आशा, आशा, अशोक, अशोक, आशा बेकसूर, आशा मेरी बेटी, मेरी बेटी, प्राण को जबरदस्ती उठा कर ले गया। कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? कहाँ? एयरपोर्ट। दूसरी तरफ चीकू वहां से छूट के निकलता है अपने चाचा के पास और उसके चाचा को सारी कहानी का पता चल जाता है। मदन अपनी बेटी की सच्चाई बता देता है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उसका कोई दोष नहीं है, ना तो उसकी शादी हुई है और ना ही वो उसका कोई बच्चा है। और दोस्तों यहाँ प्राण तब तक आशा को लेके वहां से निकल चुका होता है और जॉय उसका पीछा करके उसको बचा लेता है। दोनों का टोक्यो में लव फिर से प्रवान चढ़ता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी कहानी एक प्यार की जो कि टोक्यो में हुआ, लव इन टोक्यो। मैं रफ्तारी रुचिका आपको अगले हफ्ते फिर से सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही फैंटास्टिक कहानी। इंतजार कीजिए उसी शो का जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंड दोस्तों स्टे ट्यून, और अगर आप मेरे शोज को सुनना चाहते हैं कभी भी कहीं भी तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब के मेरे चैनल रुचिका सेठ को और एंजॉय माय शोज। स्टे होम दोस्तों, ये लोगो भी आजकल बहुत चला हुआ है। चला इसलिए है क्योंकि हमें सेव करना है। तो मानिए बात, घर पे रहिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, घर से ना निकलिए, क्योंकि हम रेडियो उड़ान वाले तो आपके लिए बहुत सारे शोज लेकर आते हैं ताकि आप घर पे बैठ के सुन सकें। तो बाहर जाके एंटरटेन होने की ज़रूरत क्या है।